भारतेंदु आधुनिक हिंदी के पितामह और हिंदी गद्य के जनक कहे जाते हैं। आधुनिक हिंदी के पितामह अगर पूछा जाए कौन, तो कहेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु युग के प्रवर्तक भी ये माने जाते हैं, ठीक है। तो भारतेंदु आधुनिक हिंदी के पितामह और हिंदी गद्य के जनक के रूप में इनको माना जाता है। इनको हिंदी नाटक का जनक और हिंदी निबंध का जनक भी इनको माना जाता है। अगर आए हिंदी नाटक के जनक कौन है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी निबंध के जनक कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी गद्य के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र। आधुनिक हिंदी के पितामह भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो ये विशेषताएं हैं ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की। इन्होंने हिंदी साहित्य को आगे बढ़ाने में, जो आधुनिक हिंदी है आपकी, उसको आगे बढ़ाने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है वो आपके भारतेंदु जी ने ही निभाई है, ठीक है। आगे इनकी रचनाओं की बात कर लेते हैं भारतेंदु जी की। सन तो इतनी आवश्यक नहीं है, लेकिन अगर याद कर सकते हो तो कर लीजिएगा, बहुत बेहतरीन रहेंगी। इन्होंने नाटक जो है महत्वपूर्ण नाटक, मौलिक नाटक, इनके नाटकों को हम तीन भागों में बांटते हैं, इनके मौलिक, अनुदित और अपूर्ण नाटक, जो ये पूर्ण नहीं कर पाए थे। तो मौलिक जो कोई कभी खुद लिखता है रचना, तो वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती 1873 में लिखा गया नाटक है। सत्य हरिश्चंद्र 1875 में इन्होंने ही लिखा नाटक। विषस्य विषम औषधम 1876 में लिखा। भारत दुर्दशा 1880 में। नील देवी 1881 और अंधेर नगरी 1881, ये भारतेंदु जी के मौलिक नाटक कहे जाते हैं। वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती, सत्य हरिश्चंद्र, विषस्य विषम औषधम, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, है ना। चलेगा, बस बातचीत बंद करें और पढ़ने पे थोड़ा सा फोकस करेंगे अच्छे बच्चों की तरह, ठीक है। तो वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती, सत्य हरिश्चंद्र, विषस्य विषमौषधम, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी। वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती, सत्य हरिश्चंद्र, विषस्य विषमौषधम, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी। इसमें भी आपका ये भारत दुर्दशा सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला नाटक है भारतेंदु हरिश्चंद्र का, भारत दुर्दशा। वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती भी पूछ लेते हैं, और अंधेर नगरी भी कई बार पूछा हुआ है परीक्षाओं में, तो इनको आप जरूर याद रख के चलेंगे। ये भारतेंदु जी के मौलिक नाटक है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं इनके अनुदित नाटक। अनुदित नाटक कौन से होते हैं, जिनको इन्होंने किसी दूसरी भाषा से अनुवाद किया अपनी हिंदी भाषा में। तो इन्होंने अधिकांशतः नाटक जो है बांग्ला भाषा से इन्होंने अनुवाद किए। कहते हैं कि इन्होंने बचपन में 18 वर्ष की उम्र में सबसे पहले एक नाटक का अनुवाद किया जिसका नाम था विद्या सुंदर, ठीक है। 18 वर्ष की उम्र में सबसे पहले इन्होंने एक नाटक का अनुवाद किया था। उसके बाद अन्य नाटक इन्होंने लिखे, अपने मौलिक नाटक हो गए या अनुदित नाटक, वो बाद में करे। तो सबसे पहले इन्होंने 18 वर्ष की उम्र में ही देखो अनुवाद कर दिया बांग्ला भाषा से हिंदी भाषा में एक नाटक का जिसका नाम था विद्या सुंदर, जो कि 1868 में इन्होंने अनुदित किया था जिसको, ठीक है। उसके बाद पाखंड विडंबन इन्हीं का जो है अनुदित नाटक है। धनंजय विजय, कर्पूर मंजरी, भारत जननी कई बार पूछा जाता है इनका, किसका नाटक है। दुर्लभ बंधु, मुद्रा राक्षस, ये सारे ही नाटक इनके बड़े महत्वपूर्ण हैं आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र के, क्योंकि हिंदी नाटकों का जनक भी तो इन्हीं को कहा जाता है। और इनके नाटक अगर आपको याद ना हो तो कोई बात हुई, याद करने पड़ेंगे। तो विद्या सुंदर, पाखंड विडंबन, धनंजय विजय, कर्पूर मंजरी, भारत जननी, मुद्रा राक्षस, दुर्लभ बंधु। देखो मेरे कहने से कम आप आज की क्लास मेरी जो है इसको देख जाना। आपके ही कहने पर मैं ये स्पेशल साहित्य की रचनाओं की क्लास लेके आई हूँ, कि मैं एक ऐसी क्लास लेके आऊँ आपके लिए जिसमें आपकी लगभग महत्वपूर्ण रचनाएं कवर हो जाए। आपको ये जो अथाह हिंदी का सागर है, विशाल सागर में गोते लगाना न पड़े, क्योंकि जितने गोते लगाओगे उतने डूबते चले जाओगे, बाहर नहीं निकल पाओगे, वो चीज़ें याद नहीं होंगी, है ना। तो इसलिए मैंने ही पहले गोते लगा लिए आपके लिए, और वो सभी महत्वपूर्ण रचनाएं जो परीक्षाओं में पूछी जा सकती हैं और पूछी जाने की संभावना है, और जो पूछी जाती रही हैं, वो सभी इस क्लास में आपको मिल जाएंगी। तो उम्मीद है आपके अगर रचनाओं के प्रश्न आएंगे तो इस क्लास से आपका प्रश्न जरूर फंसेगा कोई ना कोई, है ना। तो विद्या सुंदर, पाखंड विडंबन, धनंजय विजय, कर्पूर मंजरी, भारत जननी, मुद्रा राक्षस, दुर्लभ बंधु। कहते हैं दुर्लभ बंधु जो है ये शेक्सपियर का नाटक है। अंग्रेजी जो नाटककार है शेक्सपियर, उसका नाटक का नाम है, नाम तो है इसके नाटक का, क्या है कोई बताएगा। शेक्सपियर का नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस, है ना। मर्चेंट ऑफ वेनिस का हिंदी अनुवाद है दुर्लभ बंधु, ठीक है। मर्चेंट ऑफ वेनिस का हिंदी अनुवाद, मर्चेंट ऑफ वेनिस का हिंदी अनुवाद है ये दुर्लभ बंधु।
और 2 इनके अपूर्ण नाटक थे, एक है प्रेम जोगनी, एक है सती प्रताप, और एक इनका रत्नावली। रत्नावली भी इन्हीं का नाटक है और ये अपूर्ण नाटक रहा है इनका। रत्नावली, प्रेम जोगनी, सती प्रताप, ये इनके अपूर्ण नाटक कहे जाते हैं भारतेंदु जी के। ठीक है, रत्नावली रत्नावली, लो व्हाइट पेन ज्यादा दिखेगा, यही लिख देते हैं। ये इनके अपूर्ण नाटक हैं भारतेंदु जी के। तो एक बार भारतेंदु जी के सभी नाटकों पर नजर डालिएगा। मौलिक नाटक है वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती, सत्य हरिश्चंद्र, विषस्य विषमौषधम, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी। एंड देन इनके अनुदित नाटक हैं विद्यासुंदर, पाखंड विडंबन, धनंजय विजय, कर्पूर मंजरी, भारत जननी, मुद्रा राक्षस, है ना, और दुर्लभ बंधु। और अपूर्ण नाटक में आ जाता है प्रेम जोगनी, सती प्रताप और रत्नावली, ये 3 इनके अपूर्ण नाटक हो जाते हैं। तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचनाएं आपने देखी। इसके बाद हमारे महत्वपूर्ण रचनाकार जिनका नाम है जयशंकर प्रसाद, इनसे तो आप अच्छे से परिचित होंगे ही, जिनको छायावाद का जनक भी माना जाता है, छायावाद का जनक नहीं प्रवर्तक माना जाता है ना। इनके उपनाम जो हैं उन पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो आपके जो जयशंकर प्रसाद जी हैं, इनको आधुनिक कविता का सुमेरु या कलाधर उपनाम से भी ये कविताएं किया करते थे। तो कलाधर किसका उपनाम है? हमारे जयशंकर प्रसाद जी का ही उपनाम है कलाधर, है ना। इनको छायावाद का ब्रह्मा तथा छायावाद के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है आपके जयशंकर प्रसाद को। इनका उपनाम है छायावाद का ब्रह्मा और छायावाद के प्रवर्तक के रूप में इनको जाना जाता है। आधुनिक कविता का सुमेरु और कलाधर उपनाम से भी ये रचनाएं किया करते थे। तो ये सभी नाम किसके हैं? आपके भारतीय जयशंकर प्रसाद जी के हैं। इनकी छवि आपके सामने है, छायाचित्र है, तो इनको देखिएगा, याद करिएगा। इनकी प्रमुख रचनाओं पर चर्चा करें तो इनकी पहली कविता जिसका नाम है सावन पंचक, जो कि 1906 में लिखी गई। ठीक है, प्रथम कहानी इन्होंने लिखी ग्राम, बड़ी प्रसिद्ध कहानी है। ग्राम किसकी कहानी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की, और पूछी जाती है, सॉरी भारतेंदु हरिश्चंद्र कह रही हूँ बार बार, जयशंकर प्रसाद जी की, और बार बार परीक्षाओं में आती है। तो ग्राम क्या है? ये कहानी है और ये जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी मानी जाती है। और जयशंकर प्रसाद का पहला उपन्यास क्या है? ये भी कई बार परीक्षा में पूछा हुआ है। तो कंकाल इनका प्रथम उपन्यास माना जाता है। प्रथम कविता सावन पंचक, प्रथम कहानी ग्राम और प्रथम उपन्यास कंकाल। और इनका सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य अगर कहें तो कामायनी को सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कहा जाता है। कालजयी महाकाव्य है जिसको छायावाद का उपनिषद भी कहा जाता है। और इसमें कुल कितने? तो कहेंगे इसमें कुल 15 सर्ग हैं आपके कामायनी में। तो सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य किसका है? जयशंकर प्रसाद का, जो कि कामायनी है ना। आधुनिक युग का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कामायनी, इसमें 15 सर्ग हैं और छायावाद का उपनिषद भी कामायनी को ही कहा जाता है। रचना किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी की है। ठीक है, तो कालजयी सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कामायनी 1936 ईस्वी। इसकी ईस्वी सन भी याद कर लेना कामायनी की। ये कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं जिनके ईस्वी सन भी हमें याद होने चाहिए, कब क्या पूछ ले कुछ कह नहीं सकते हैं। तो आधुनिक कविता का सुमेरु कलाधर, छायावाद का ब्रह्मा, छायावाद के प्रवर्तक, ये इनके उपनाम, इनको जानेंगे। प्रथम कविता है सावन पंचक, प्रथम कहानी है ग्राम, प्रथम उपन्यास है इनका कंकाल और सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है इनका कामायनी। ठीक है, अभी आगे और आंसू इनकी ही रचना है आपके जयशंकर प्रसाद की। इसको हिंदी का मेघदूत भी कहा जाता है। महत्वपूर्ण बिंदु है एकदम, हिंदी का मेघदूत। मेघदूतम जो है ये आपका संस्कृत का ग्रंथ है, कालिदास जी की रचना है ना। तो कालिदास के जो मेघदूत है उसमें यक्ष मेघ को दूत बनाकर भेजता है अपनी यक्षिणी के पास। तो ये एक विरह काव्य है जो मेघदूत है। तो आंसू भी जो है विरह काव्य के रूप में लिखा गया। ये इनका ग्रंथ है आंसू, विरह काव्य है। क्या है? यह एक श्रेष्ठ विरह काव्य है। तो संस्कृत के मेघदूतम को आधार बनाकर ये लिखा गया, इसीलिए इसको हिंदी का मेघदूत कहा जाए तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ठीक है, तो हिंदी का मेघदूत क्या है? तो कहेंगे आंसू। किसने लिखा? जयशंकर प्रसाद ने लिखा। फिर जयशंकर प्रसाद की एक महत्वपूर्ण रचना आती है जिसका नाम है झरना। इसे छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला कहा जाता है। ठीक है, छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला किसको कहते हैं? तो जो जयशंकर प्रसाद की झरना है उसको छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला कहा जाता है। और जयशंकर प्रसाद जी के कुछ नाटक हैं, ये सारे नाटक आपको याद होने चाहिए। इसमें चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त तो जरूर से जरूर याद हो। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामी, जन्मेजय का नाग यज्ञ और एक घूंट नाम से इनका एक एकांकी है। एकांकी नाटक की ही एक विधा होती है
जो कि एकांकी विधा में लिखा गया। इनका एक घूंट से एकांकी हो गया, एक से एकांकी तो एक घूंट एकांकी। ये प्रमुख नाटक हैं आपके जयशंकर प्रसाद जी के। देखो, आंसू को हिंदी का मेघदूत कहा जाता है, किसके? जयशंकर प्रसाद के। झरना, जिसको छायावाद की प्रयोगशाला कहा जाता है, प्रथम प्रयोगशाला। एंड देन आ जाते हैं आपके जयशंकर प्रसाद के नाटक, है ना। 2-3 बार आप रिवीजन करोगे और मुझे लग रहा है इसमें आधी से ज्यादा रचनाएं, कुछ रचनाएं आपकी ऐसी होंगी जो आपने पहले भी कई बार कहीं ना कहीं पढ़ी होंगी। बस आपको ध्यान देने की जरूरत है, उनको रिवीजन करने की जरूरत है। क्लास को अब देखने के बाद पीडीएफ आपको मिल जाएगा। सुबह एक बार उठकर सुबह सुबह कोशिश किया करो, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो रहा है। कहते हो मैम नींद खुलती नहीं है, तो थोड़ा सा अपनी नींद के साथ किया करो, कॉम्प्रोमाइज करो और सुबह उठकर अच्छे से फ्रेश माइंड से एक बार इनका रिवीजन कर लेना, है ना। जब तक एग्जाम नहीं होता है आपका तब तक रेगुलर इस पीडीएफ को रिवीजन करो। मेरे कहने से साहित्य के प्रश्न आपके यहाँ से फंस जाएंगे, तो रेगुलर सुबह उठते ही इस पीडीएफ को रिवीजन कर लेना। एक एक रचना आपकी यहाँ पर महत्वपूर्ण है और यहीं से प्रश्न आपका ना फंसे तो बताना। उपन्यास है इनके कंकाल। इन्होंने 3 उपन्यास लिखे थे आपके जो जयशंकर प्रसाद हैं, केवल मात्र 3, जिनमें कंकाल, तितली और इरावती, ये इनके 3 उपन्यास है। कंकाल को इनका पहला उपन्यास कहा जाता है, तितली और इरावती, है ना। और इसमें इरावती इनका अपूर्ण उपन्यास कहा जाता है। इरावती कैसा है? इनका अधूरा उपन्यास है, ठीक है, अधूरा उपन्यास है। कहानी संग्रह है इनके छाया, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल, प्रतिध्वनि। ये सभी क्या है? ये जयशंकर प्रसाद के कहानी संग्रह है, ठीक है। तो कहानी संग्रह है छाया, इनके कहानी संग्रह बड़े प्रसिद्ध है। एक एक रचना इनकी प्रसिद्ध है, कहीं से भी कोई भी प्रश्न आ सकता है, तो इनकी हर वह प्रसिद्ध रचना मैंने आपके सामने लिखी जो परीक्षा में पूछी जा सकती है, ठीक है। तो कहानी संग्रह छाया, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल, प्रतिध्वनि आदि प्रमुख कहानियां हैं इनकी। और इसमें छाया जो है इनका प्रथम कहानी संग्रह कहा जाता है। कानन कुसुम खड़ी बोली का प्रथम काव्य संग्रह है और प्रेम पथिक भी इन्हीं का काव्य संग्रह है ना। कानन कुसुम खड़ी बोली का प्रथम काव्य संग्रह कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, परीक्षाओं में कई बार पूछा हुआ है। तो जयशंकर प्रसाद एक ऐसे कवि हैं ये जिनकी हर रचना महत्वपूर्ण है जो आपके सामने लिखी हुई है ना। ऐसा नहीं है इन्होंने और रचनाएं नहीं करी, ये इनके अलावा और भी हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण है वह आपके सामने है और वह भी ना याद करो तो फिर क्या करो। तो आंसू इसे हिंदी का मेघदूत कहा जाता है। झरना जयशंकर प्रसाद की इनके नाटक याद करना, क्योंकि कई बार रचना का नाम देकर पूछ लिया जाता है कि ये किस विधा की रचना है। चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त ये काव्य है या नाटक है या उपन्यास है, तो कहेंगे चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त ये क्या है? नाटक है। ध्रुव स्वामिनी नाटक है। जन्मेजय का नागयज्ञ नाटक है। एक घूंट क्या है? एकांकी है। कंकाल, तितली, इरावती ये क्या है? ये उपन्यास है। छाया, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल ये क्या है? आपके कहानी संग्रह है। प्रतिध्वनि कहानी संग्रह है। इनका पहला कहानी संग्रह क्या है? छाया, है ना। पहली कहानी क्या है? ग्राम है। और पहला कहानी संग्रह, देखो कहानी और कहानी संग्रह में अंतर होता है। अगर पूछी जाए प्रथम कहानी, है ना, तो प्रथम कहानी है इनकी ग्राम, और कहानी संग्रह जिसमें इनकी सभी कहानियां संकलित हैं तो उसका नाम है छाया, ठीक है। छाया कहानी संग्रह है और पहली कहानी है इनकी ग्राम। तो कानन कुसुम खड़ी बोली का प्रथम काव्य संग्रह है। प्रेम पथिक भी इनका काव्य संग्रह ही कहा जाता है। ये हमारे जयशंकर प्रसाद जी की सभी रचनाएं आपके सामने हैं। एक बार पुनः इनको देखिएगा मेरे साथ साथ। इनकी प्रमुख रचनाओं में प्रथम कविता है सावन पंचक, प्रथम कहानी ग्राम 1911 में आई, प्रथम उपन्यास है कंकाल और सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कामायनी, इसको छायावाद का उपनिषद, और कुल इसमें 15 सर्ग हैं। आंसू इसे हिंदी का मेघदूत कहा जाता है। झरना को छायावाद का प्रथम प्रयोगशाला कहा जाता है। प्रथम इनके प्रमुख नाटक हैं चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, जन्मेजय का नागयज्ञ, एक घूंट। उपन्यास है कहानी कंकाल, तितली और इरावती। कंकाल पहला उपन्यास है, तितली दूसरा, इरावती तीसरा, जो कि अधूरा रह गया था इनकी असामयिक निधन के कारण। कहानी संग्रह में छाया, आकाशद्वीप, आंधी, इंद्रजाल, प्रतिनिधि और कानन कुसुम और प्रेम पथिक क्या इनके काव्य संग्रह कहे जाते हैं। दैट्स इट। इससे बाहर कोई नहीं जाना चाहिए जयशंकर प्रसाद की आपकी रचना। और उसके बाद हम आ जाते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के पास। इनकी रचनाएं भी बड़ी महत्वपूर्ण है। तो आप जानते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास, जो कि हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम काल विभाजन का जो प्रयास किया, यानी कि काल विभाजन को
व्यवस्थित ढंग से आपके सामने जो प्रस्तुत किया है वो आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है ना। इनका काल विभाजन सर्व प्रामाणिक माना जाता है, जो कि 4 भागों में आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आपका आधुनिक काल के रूप में विभाजन करते हैं। भक्ति काल को ये उत्तर पूर्व मध्यकाल, रीति काल को उत्तर मध्यकाल एंड देन आपके आधुनिक काल को गद्य काल, यानी कि दोहरे नामकरण की प्रक्रिया आरंभ यही करते हैं। तो इनका जो ये विभाजन किया है इन्होंने अपने इस ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास में किया है, और 1929 ईस्वी ये इसका समय है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है ये इनकी, है ना। अगर इतिहास ग्रंथ ये क्या है तो कहेंगे यह इतिहास ग्रंथ है। क्या है तो इसको इतिहास ग्रंथ कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद का इतिहास ग्रंथ, हिंदी साहित्य का इतिहास। तो यह हिंदी साहित्य का सबसे प्रामाणिक और वैज्ञानिक इतिहास ग्रंथ माना जाता है। अब इनकी रचनाएं देखेंगे। सबसे पहली तो है इनकी रचना क्या भैया, आपकी हिंदी साहित्य का इतिहास। दूसरी है चिंतामणि निबंध संग्रह, मोस्ट इंपोर्टेंट, इसके आगे स्टार लगाती हूँ, ये परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। चिंतामणि निबंध संग्रह किसका है, तो चिंतामणि निबंध संग्रह आपके रामचंद्र शुक्ल जी का ही है, निबंध संग्रह ये पूरा, ठीक है। रसमीमांसा, त्रिवेणी, विचारवी थी, इनको भी आप याद कर लें, लेकिन जो जो सबसे महत्वपूर्ण थी दो वो ये ऊपर वाली हिंदी साहित्य के इतिहास और चिंतामणि। उसके अलावा आप इन 3 को भी याद कर लें, ये भी इनमें से अगर कोई पूछी जाए तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। रसमीमांसा, त्रिवेणी, विचारवीथी भी कई बार परीक्षाओं में पूछी हुई है ना। तो विचारवीथी, त्रिवेणी, बचती है रसमीमांसा। तो ये किसकी हैं, आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। हिंदी साहित्य का इतिहास कब लिखा गया, 1929 में ये स्वतंत्र रूप से प्रकाशित हुआ था। 1928 में ये हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में प्रकाशित हुआ था, पहली बार, आपको याद हो तो मैंने पढ़ाया था, है ना। तो यह हिंदी साहित्य का सबसे प्रामाणिक इतिहास ग्रंथ माना जाता है। इनका निबंध संग्रह चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, रसमीमांसा, विचारवीथी और त्रिवेणी। रसमीमांसा, विचारवीथी, त्रिवेणी एंड देन आपका हिंदी साहित्य का इतिहास। ये मुख्य रूप से 4-5 रचनाएं किसकी हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की हैं। तो इन पर आप फोकस करेंगे। और रामचंद्र शुक्ल जी के बाद हम आगे बढ़ते हैं गोस्वामी तुलसीदास की तरफ। आप जानते हैं गोस्वामी तुलसीदास से भर भर के रचनाएं पूछी जाती हैं। तो नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा तुलसीदास जी की 12 प्रामाणिक रचनाएं मानी जाती है। कितनी, 12 प्रामाणिक मानी जाती हैं। इन्होंने अवधी और ब्रज भाषा में रचनाएं की हैं। अवधी भाषा के ग्रंथ जिनमें सबसे पहले आ जाता है रामचरितमानस, जो कि 1574 ईस्वी में लिखा गया। और इसको लेखन में कितना समय लगा ये भी पूछा जाता परीक्षाओं में। तो इसको लिखने में 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिन का समय लगता है रामचरितमानस को, ठीक है। ये आपके तुलसीदास जी हैं, आपको दिख रहे हैं कितने भव्य आकृति इनकी बनी हुई है। तो रामचरितमानस 1574 ईस्वी, लेखन समय 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन, और इसमें कुल 7 कांड है। अगर कांड पूछे जाए रामचरितमानस में तो कितने, 7 कांड हैं। साथ ही साथ पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवई रामायण, रामलला नहछु, ये और मुख्य रचनाएं आपकी तुलसीदास जी की ही जानी जाती हैं। तो जानकी मंगल, पार्वती मंगल, बरवई रामायण, रामलला नहछु, ये इनकी अवधी भाषा के ग्रंथ हैं। ये जो हम पढ़ रहे हैं ये सारे ग्रंथ कैसे, अवधी भाषा के, क्योंकि प्रश्न बन जाता है कई बार कि ये इस ग्रंथ की भाषा क्या है और इस ग्रंथ की भाषा क्या है। तो अवधी भाषा के जो ग्रंथ हैं वो है आपका रामचरितमानस, बरवई रामायण, रामलला नहछु, जानकी मंगल और पार्वती मंगल। उसके बाद इनकी ब्रज भाषा की रचनाएं देखें तो इनकी ही विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, वैराग्य संदीपनी, ठीक है। रामाज्ञा प्रश्नावली, हनुमान अच्छा, कुछ अन्य महत्वपूर्ण कृतियों में आ जाते हैं रामाज्ञा प्रश्नावली, हनुमान बाहुक। अब कहोगे मैम इनको याद कैसे रखें कि आपकी ब्रज भाषा की रचनाएं हैं ये, और ये आपकी अवधी भाषा की, हम भूल जाते हैं कई बार। तो आप देखेंगे जिसमें वली वली लगा है ना, वली जिसमें लगा है, कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, दोहावली, साथ में विनय पत्रिका और व की 2 रचनाएं, एक विनय पत्रिका और एक वैराग्य संदीपनी, ये ब्रज भाषा में है ना। व से वली और व से विनय और वैराग्य, तो व से ब्रज, है ना, ब्रज आप कहोगे तो ब्रज भाषा की है। साथ में जिन भी रचनाओं में राम शब्द आ रहा है या मंगल शब्द आ रहा है वो रचनाएं आपकी अवधी भाषा में लिखी हैं। इस तरह से आप याद कर सकते हो कि जिन रचनाओं में राम या मंगल शब्द आ रहा है वो अवधी में है। अगर आप देखें रामचरितमानस में राम है, बरवई रामायण में राम है, रामलला नहछु में राम है, जानवती मंगल, पार्वती मंगल, तो जिन रचनाओं में राम और मंगल शब्द आ रहे हैं
वो इनकी अवधी भाषा की रचनाएं हैं। और जिन रचनाओं में वली यानी कि जिनमें व शब्द आ रहा है आपका कुल मिलाकर वली 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 और वैराग्य संदीपनी और विनय पत्रिका, वो ब्रजभाषा की रचनाएं हैं। ठीक है, ऐसे आप इनको याद कर सकते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। अन्य महत्वपूर्ण कृतियां जैसे रामाज्य प्रश्नावली, यह एक ज्योतिष ग्रंथ है। कई बार प्रश्न बना है कि रामाज्य प्रश्नावली किस तरह का ग्रंथ है और किसका है। तो रामाज्य प्रश्नावली के रचनाकार आपके तुलसीदास जी हैं और यह एक ज्योतिष ग्रंथ माना जाता है। और फिर इनकी एक रचना आती है हनुमान बाहुक। कई विद्वान इसको स्वतंत्र रचना मानते हैं, लेकिन ये स्वतंत्र रचना नहीं है, ये कवितावली का ही हिस्सा है। जो कवितावली है इसी का एक पार्ट माना जाता है। हनुमान बाहुक कहा जाता है कि उनकी तुलसीदास जी की भुजाओं में पीड़ा हो गई थी, तो उस पीड़ा के निवारण के लिए इन्होंने हनुमान बाहुक की रचना की थी। तो उससे क्या है, उनकी पीड़ा, भुजा की पीड़ा का निवारण हो गया था। तो अपनी भुजा की पीड़ा के निवारण के लिए इन्होंने हनुमान बाहुक की रचना की। और इस तरह से प्रश्न आता है, निम्न में से कौन सी रचना कवितावली का हिस्सा मानी जाती है। वो सारी रचनाएं आ जाएंगे और आप कंफ्यूज। तो याद रखना, हनुमान बाहुक जो है उसी को कवितावली का ही हिस्सा माना जाता है, हनुमान बाहुक। ठीक है, चलेगा। थोड़ा सा स्पीड भी तेज रखेंगे, इतनी भी तेज नहीं रखेंगे, मुझे लग रहा है वो स्पीड एकदम नॉर्मल चल रही है। आप इनका रिवीजन वैसे तो क्लास में मैं आपको करवा भी चुकी हूँ, है ना। यहाँ पर मानो रिवीजन हो रहा है। जो नए बच्चे हैं वो भी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। टीचिंग एग्जाम्स टारगेट विद अंकित का एप्लीकेशन आप डाउनलोड करना, आपको हर क्लास की पीडीएफ अवेलेबल है। अगर नहीं मिल रही है तो 97 11 44 96 96 इस नंबर को याद कर लो, रट लो, जो करना हो कर लो और मिला के इनसे पूछ लेना जी हमें पीडीएफ नहीं मिल रही है, बता दो, वो बता देंगे, है ना। यहाँ पर मेरे सामने कमेंट ना करें बार बार, है ना। पढ़ते कम हो, तुम्हें पीडीएफ की टेंशन पहले हो जाती है। क्लास होती नहीं है स्टार्ट, तुरंत मैम पीडीएफ मिलेगी, मैम पीडीएफ मिलेगी, तो उस टेंशन को दूर करो, है ना। और पढ़ना पर थोड़ा सा फोकस रखेंगे। इस पीडीएफ का हम अचार गिरेंगे तुम्हारे लिए सब चीजें। चलो आगे चलते हैं महाकवि कालिदास के पास, जिन्हें भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। कौन? आपके महाकवि कालिदास, है ना। इनको भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं, ये वैसे तो संस्कृत के लेखक हैं आपके कालिदास, फिर भी इनकी रचनाएं एक दो पूछ ली जाती हैं, भले ही संस्कृत की सही। तो इनकी रचनाएं अभिज्ञान शाकुंतलम, प्रमुख रूप से 7 मुख्य रचनाएं थी। अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्नि मित्रम, ये 3 क्या है, इनके नाटक हैं। ठीक है। रघुवंशम, मेघदूतम, ये इनके खंड काव्य हैं, महाकाव्य। रघुवंशम, मेघदूतम, है ना, कुमार संभवम, ऋतु संगार और मेघदूत इनके खंड काव्य, कुमार संभव और रघुवंश इनके महाकाव्य है ना। ये कुल मिलाकर इनके काव्य हैं, सीधी सी बात ये है। तो ये महाकवि कालिदास की रचना है। अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्नि मित्रम, रघुवंशम, मेघदूतम। तो इनकी जो मेघदूतम है इसी को आधार बनाकर आपके जयशंकर प्रसाद ने आंसू लिखी थी, जिसको छायावाद का क्या कहा जाता है, मेघदूत कहा, आधुनिक काल का मेघदूत का, हिंदी का मेघदूत कहा जाता है, आधुनिक काल का नहीं, हिंदी का मेघदूत। ठीक है, आगे चलते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी, सूफी काव्य धारा को पढ़ें और मलिक मोहम्मद जायसी न पढ़े तो क्या पढ़े। तो सबसे पहले मलिक मोहम्मद जायसी, जो कि सूफी काव्यधारा के प्रमुख कवियों में आते हैं, और इनकी सर्वप्रसिद्ध रचना है पद्मावत। पद्मावत जो अवधी का प्रथम महाकाव्य भी कहा जाता है ना। अवधी भाषा में इन्होंने रचनाएं करी, तो अवधी का प्रथम महाकाव्य पद्मावत को ही कहा जाता है। और प्रथम महाकाव्यकार कौन हो गए फिर आपके, अवधी के प्रथम महाकाव्यकार मलिक मोहम्मद जायसी हो जाते हैं, है ना। इनकी अन्य रचनाएं हैं अखरावट, मटकावत, इतरावत, चित्रलेखा, कहरनामा, आखिरी कलाम। ठीक है। तो पद्मावत, अखरावट कई बार पूछ लिया जाता है, आखिरी कलाम भी कई बार पूछा हुआ है ना। चित्रलेखा मोस्ट है। तो ये रचनाएं किसकी है, मलिक मोहम्मद जायसी की। पद्मावत, अखरावट, मटकावत, इतरावत, चित्रलेखा, कहरनामा और आखिरी कलाम, ये हमारे मलिक मोहम्मद जायसी जी की ही रचनाएं हैं। ठीक, याद कर लेना, पद्मावत, अखरावट, मटकावत, इतरावत, चित्रलेखा, कहरनामा और आखिरी कलाम। नेक्स्ट चलते हैं मुंशी प्रेमचंद। आपको दिख रहे हैं मुंशी प्रेमचंद, एकदम हैंडसम मैन, मूछें दिख रही हैं अलग ही। तो मुंशी प्रेमचंद हिंदी साहित्य का कथा सम्राट और उपन्यास सम्राट प्रेमचंद को कहा जाता है। कथा सम्राट भी यही है, उपन्यास सम्राट भी यही है, तभी तो प्रेमचंद जी हैं ये, है ना। प्रेम ही प्रेम जिनके जीवन में रहा हो वो प्रेमचंद। इनका मूल नाम क्या था, धनपत राय श्रीवास्तव। प्रेमचंद जी का मूल नाम क्या था, धनपत राय
श्रीवास्तव, और उर्दू में ये नवाब राय नाम से रचनाएं किया करते थे। उर्दू नाम इनका था नवाब राय। और प्रमुख उपन्यास इनका याद रखना सोजे वतन, जो कि अंग्रेजों द्वारा जब्त कर लिया गया था। ठीक है, परीक्षाओं में बनता है कि प्रेमचंद का वह कौन सा उपन्यास है जिसको अंग्रेजों द्वारा जब्त कर लिया गया था, तो वो था इनका सोजे वतन, जिसको अंग्रेजों द्वारा जब्त कर लिया गया था। ठीक है, तो मुंशी प्रेमचंद हिंदी साहित्य का कथा सम्राट और उपन्यास सम्राट, मूल नाम धनपत राय। श्रीवास्तव उर्दू नाम नवाब राय, और प्रमुख उपन्यास है सोजे वतन, जो कि अंग्रेज द्वारा जब्त कर लिया गया। उसके बाद इनकी कुछ रचनाएं जिनको याद करने की ट्रिक है, मैंने परीक्षा में आपको क्लास में भी बताई थी कि कनक की सास गौ माता के प्रेम में रंगी है। क्या? कनक की सास गौ माता के प्रेम में रंगी है। तो क से कर्मभूमि, न से निर्मला, ये इनके उपन्यास हैं, सारे उपन्यास हैं। ठीक है, तो हम इनके उपन्यासों को देख रहे हैं। कर्मभूमि, निर्मला, कायाकल्प, सेवा सदन, गोदान और गबन, म से मंगलसूत्र इनका अपूर्ण उपन्यास है। महत्वपूर्ण, कई बार पूछा जाता है कि प्रेमचंद का वह कौन सा उपन्यास जो अपूर्ण है, तो मंगलसूत्र है। प्रेम से प्रेमाश्रय, प्रेमा और रंगभूमि। ठीक है, तो क से कनक, कनक के क से कर्मभूमि, न से निर्मला, क से कायाकल्प, सास से सेवा सदन, गौ से गोदान गबन, माँ से मंगलसूत्र, ता से माता से मंगलसूत्र, और प्रेम से प्रेमाश्रम प्रेमा, और रंगी से रंगभूमि। ये प्रमुख उपन्यास किसके हैं? आपके मुंशी प्रेमचंद जी के हैं, जिनको उपन्यास सम्राट हम कहते हैं। ठीक, इनको याद कर लीजिएगा। वैसे मुझे लग रहा है आपको याद होंगे। एक महत्वपूर्ण बस ये मंगलसूत्र इनका पूर्ण उपन्यास है, कई बार पूछ लेते हैं। गोदान इनका सर्वश्रेष्ठ और अंतिम पूर्ण उपन्यास माना जाता है। इनका सर्वश्रेष्ठ उपन्यास अगर कोई है तो उसका नाम है गोदान, मुंशी प्रेमचंद का वह महत्वपूर्ण उपन्यास। ठीक है, आगे इनकी प्रमुख कहानियां देखें तो ईदगाह, कहानियां बहुत पूछी जाती हैं क्योंकि भैया ये कहानी सम्राट, कथा सम्राट भी हैं, तो इनकी कथाएं ईदगाह, कफन, पंच परमेश्वर, बूढ़ी काकी, पूस की रात, नमक का दरोगा, बड़े घर की बेटी, ये सभी कहानियां आपके प्रेमचंद जी की हैं। ईदगाह, कफन, पंच परमेश्वर, बूढ़ी काकी, पूस की रात, बड़े घर की बेटी। ठीक है, नमक का दरोगा ये भी इन्हीं की है। तो इनके नाटक देखेंगे, इन्होंने 3 महत्वपूर्ण नाटक लिखे। एक है करबला, संग्राम और प्रेम की वेदी। प्रेमचंद जी ने 3 प्रमुख नाटक लिखे हैं, करबला, संग्राम, प्रेम की वेदी। तो प्रेमचंद जी ने 300 से अधिक कहानियां लिखी। उनकी सभी कहानियां किसमें? मान सरोवर नामक ग्रंथ में 8 भागों में संकलित है, याद रखना। तो प्रेमचंद जी ने जो कहानियां लिखी है ना भैया, 300 से अधिक लिखी हैं, और वो सभी कहानियां मान सरोवर नाम से इनका एक ग्रंथ लिखा, जिसमें 8 भागों में संकलित की गई हैं इनकी 300 की 300 कहानियों को। ठीक है, किया गया है। तो इनकी प्रमुख कहानियां ईदगाह, कफन, पंच परमेश्वर, बूढ़ी काकी, पूस की रात, नमक का दरोगा, बड़े घर की बेटी। ठीक है, तो ये हमारे प्रेमचंद जी हो जाते हैं। इनका मूल नाम था धनपत राय श्रीवास्तव, उर्दू नाम नवाब राय। प्रमुख उपन्यास है सोजे वतन, और इसको अंग्रेजों द्वारा जब्त कर लिया गया था। बाकी इनके अन्य उपन्यास आपके सामने कर्मभूमि, निर्मला, कायाकल्प, सेवा सदन, गोदान, गबन, मंगलसूत्र, प्रेमाश्रम प्रेमा और रंगभूमि। आगे गोदान को इनका सर्वश्रेष्ठ और अंतिम पूर्ण उपन्यास माना जाता है। इनकी प्रमुख कहानियां देखें तो ईदगाह, कफन, पंच परमेश्वर, बूढ़ी काकी, पूस की रात, नमक का दरोगा, बड़े घर की बेटी। इन्होंने 3 नाटक लिखे, याद कर लीजिएगा, करबला, संग्राम, प्रेम की वेदी। 3 नाटक, करबला, संग्राम, प्रेम की वेदी। प्रेमचंद जी ने 300 से अधिक कहानियां लिखी, जो कि मानसरोवर नामक ग्रंथ में 8 भागों में संकलित है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं आपके दिनकर साहब। देखो सारे ही एक से एक हैंडसम है हमारे जो कवि हैं, है ना। तो रामधारी सिंह दिनकर, जिन्होंने उर्वशी सबसे प्रसिद्ध रचना इनकी 1961 में लिखी थी, और 1972 में इसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, है ना। ये पुरस्कार भी याद कर लीजिएगा, 1972 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है उर्वशी के लिए। उसके बाद कुरुक्षेत्र जो है, ये आधुनिक युग की गीता कही जाती है, इन्हीं की रचना है। कुरुक्षेत्र, उर्वशी आपके दिनकर जी की रचना है, जिसको आधुनिक युग की गीता कहा जाता है। रश्मि रथी बहुत प्रसिद्ध खंड काव्य रहा है इन्हीं का, दिनकर जी का। हुंकार, रेणुका, द्वंद्व गीत, ये सभी रचनाएं किसकी हैं? रामधारी सिंह दिनकर की हैं। ठीक है, तो उर्वशी है, कुरुक्षेत्र है। उर्वशी जिस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है, कुरुक्षेत्र इसे आधुनिक युग की गीता कहते हैं। रश्मि रथी खंड काव्य है, हुंकार, रेणुका और द्वंद्व गीत।
ये हमारे दिनकर जी की सभी प्रमुख रचनाएं आपके सामने। इनकी गद्य रचना के 4 अध्याय, गद्य रचनाओं में इन्होंने क्या लिखी है, संस्कृति के 4 अध्याय, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार परीक्षा में पूछी गई है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। संस्कृति के 4 अध्याय, 1959 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक है, 1959 में साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला संस्कृत के 4 अध्याय पर। अर्धनारीश्वर इनका निबंध संग्रह है। दूसरा राष्ट्रकवि, अधैर्य का कवि, और क्या है आपका समय सूर्य, अनल का कवि, अनल का कवि, अधैर्य का कवि, समय सूर्य। भारत सरकार द्वारा इन्हें 1959 ईस्वी में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। आपके कौन है, दिनकर जी, ठीक है। दिनकर जी ने इनकी रचनाएं देखो, उर्वशी, कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी, हुंकार, रेणुका, द्वंद्व गीत। उर्वशी, कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी, हुंकार, रेणुका, द्वंद्व गीत। एंड देन उसके बाद आपका क्या है, इनकी गद्य रचना में सबसे पहले आती है संस्कृति के 4 अध्याय। 1959 में साहित्य अकादमी पुरस्कार इस पर मिलता है, संस्कृति के 4 अध्याय पर, ठीक है। उसके बाद इनके निबंध संग्रह अर्धनारीश्वर, ठीक है। इनको क्या कहा जाता है, ये इनके उपनाम है। देखो ये तो निबंध संग्रह हो गया, बाकी दूसरा राष्ट्रकवि ये क्या है, ये इनके उपनाम है दिनकर के, दिनकर के उपनाम है, ये रचनाएं नहीं है। इनको दूसरा राष्ट्रकवि, पहला राष्ट्रकवि कौन है तो कहेंगे मैथिली शरण गुप्त जो है उनको राष्ट्रकवि कहा जाता है। उसके बाद हिंदी साहित्य में दूसरा राष्ट्रकवि अगर कोई है तो वो आपके दिनकर को मानते हैं, ठीक है। तो इनको हम अधैर्य का कवि, सूर्य, समय सूर्य और दूसरा राष्ट्रकवि इन्हीं को कहा जाता है, ठीक है। नींद आ रही है। भारत सरकार द्वारा 1959 में इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। तो यहाँ तक हमने आपके पहले दिनकर जी को पढ़ लिया, ठीक है। दिनकर जी के बारे में कोई परेशानी दिक्कत तो नहीं है, आराम से समझ में आ रही हैं चीजें। ऐसे नहीं है कि मुझे व्याख्या करनी पड़े हर चीज की, क्योंकि यहाँ पर आपके सामने केवल और केवल है फैक्ट जो कि आपको याद करने हैं। दिनकर जी के बाद आ जाती है हमारी महादेवी वर्मा, है ना। व्हाट अ ब्यूटीफुल लेडी, महादेवी वर्मा, है ना, दिख रही है, ब्यूटीफुल। इनको हैंडसम नहीं कहूंगी, ये तो ब्यूटीफुल है। आधुनिक युग की मीरा, है ना, आधुनिक युग की मीरा इनको कहते हैं। वेदना की कवयित्री, इन्होंने क्या है, बहुत ही वेदनापूर्ण रचनाएं लिखी हैं, तो इनको वेदना की कवयित्री कहा जाता है। हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती इनको किसने कहा, कई बार ये भी पूछा जाता है, तो निराला ने इनको हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा है, और छायावाद की दुर्गा भी इनको कहा जाता है, ठीक है। हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती और छायावाद की दुर्गा कौन है, हमारी महादेवी वर्मा, ठीक है। छायावाद की दुर्गा महादेवी वर्मा, ओके। तो आधुनिक युग की मीरा, वेदना की कवयित्री, हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती जो कि निराला ने इनको कहा, और छायावाद की दुर्गा भी इनको कहा जाता है। आगे चलिएगा, इनकी रचनाएं देखिए, ज्यादा रचनाएं नहीं है, ये जो सामने दिख रही है इन्हीं को याद कर लो। यामा इनका सर्वप्रथम सर्वश्रेष्ठ काव्य संग्रह है, जिस पर 1982 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है। उसके बाद नीहार प्रथम काव्य संग्रह है इनका। रश्मि, नीरजा, सांध्यगीत, दीपशिखा, सप्तपर्णा, अग्निरेखा, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं और मेरा परिवार, ठीक है। ये सभी स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार, ये क्या है, ये इनके द्वारा लिखे गए क्या है भैया, संस्मरण है, संस्मरण। संस्मरण, तो स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार, अतीत के चलचित्र, अग्निरेखा, सप्तपर्णा, अग्निरेखा, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं और मेरा परिवार। तो एक बार दोबारा देखेंगे, यामा सबसे महत्वपूर्ण है, जिस पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, और कहते हैं कि हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम महिला कवयित्री जिसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है ना। अगर सर्वप्रथम महिला कवयित्री की बात करें जो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली है, तो वो भी आपकी महादेवी वर्मा है, ठीक है। यामा पर 1982 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। नीहार प्रथम काव्य संग्रह है। रश्मि, नीरजा, सांध्यगीत, दीपशिखा, सप्तपर्णा, अग्निरेखा, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार। आगे सुमित्रानंदन पंत जी के पास चलते हैं, है ना। ये भी लग रहे हैं हैंडसम बॉय एकदम, तो बिल्कुल चश्मा ऐसे ही लग रहा है हमारे रवि से लगाए बैठे हैं, ऐसा ही है ना।
तो वो भी हैंडसम बॉय लग रहे हैं और ये भी। तो हिंदी का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 ईस्वी में इनको मिलता है। देखो, हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार अगर किसी महिला को मिलता है तो वो आपकी महादेवी वर्मा है, जिनको यामा काव्य संग्रह पर 1982 में मिलता है। ठीक है। उसके बाद हिंदी का अगर सबसे पहला, महादेवी वर्मा से भी पहले अगर किसी को मिलता है तो वो आपके कौन है, ये पंत जी हैं। तो हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है 1968 ईस्वी में, किसको, आपके पंत जी को। पल्लव छायावाद का घोषणा